नमस्कार। आज ही दिसंबर की 25 तारीख दिन रविवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। पहले मुख्य समाचार। बाहर से आने वालों की कराएं रैंडम जांच, सीएम नीतीश कुमार ने कहा। बीएसएससी का प्रश्न पत्र मोतिहारी से हुआ था लीक और चीन से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की जांच जरूरी होगी। और उत्तर भारत में हो रहे बर्फबारी की वजह से बिहार में भी शीतलहर की स्थिति बनी। बिहार सरकार ने 26 से स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। और जानेंगे बिहार का खेल का समाचार भी। अब समाचार विस्तार से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएससी द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र मोतिहारी से लीक हुआ था। इस मामले में मोतिहारी के एक परीक्षा केंद्र पर तैनात दंडाधिकारी के बयान पर आर्थिक अपराध इकाई एईयू में मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही इसके पुलिस टीम ने प्रश्न पत्र लीक व वायरल करने वाले समय 2 को गिरफ्तार भी कर लिया है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ईओयू से मिली जानकारी के मुताबिक 23 दिसंबर को बीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रथम चरण के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित सूचना आर्थिक अपराध इकाई को मिली थी। इसके सत्यापन के बाद आयोग ने माना कि वायरल प्रश्न पत्र प्रथम चरण के ही हैं। यह भी पता चला है कि प्रश्न पत्र लीक मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल से हुआ था। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टैटिक दंडाधिकारी के बयान पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 40 2022 24 दिसंबर को दर्ज किया गया। यह मामला धारा 420, 467, 468, 479, 120B/34 भादवी धारा 66 आईटी एक्ट 2000 धारा 10वीं बिहार प्रारंभिक परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत दर्ज किया गया है। इसके बाद ओयू ने डीएसपी के स्तर के पदाधिकारी को अनुसंधानकर्ता बनाया और अनुसंधान की कार्रवाई शुरू कर दी। अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के काफ़ी समय बाद लगभग 10:53 से 11:09 के बीच इस परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी ने प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। यह बात सामने के बाद मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी ने जिसे भेजा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका के मद्देनजर शनिवार को उच्च स्तरीय स्तर की बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को रैंडम जांच कराई जाए। कोरोना जांच की संख्या और बढ़ाने के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी लाएं। साथ ही अस्पतालों में दवा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से फंक्शनल रखें। नीतीश कुमार ने राज्यवासियों से भी अपील की है कि कोरोना को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत और सजग रहें। एक कर्ण मार्ग स्थित संकल्प मार्ग पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए फिर से संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य में आज की तिथि में कोरोना का सक्रिय मामला शून्य है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना के कमजोर होने के दौरान भी हम लोगों ने कभी स्थिरता नहीं बरती थी। राज्य में लगातार कोरोना की जांच और टीकाकरण का काम जारी है। पूरे देश में 10 लाख की आबादी पर 6.59 लाख जबकि बिहार में 8.20 लाख जांच की गई है। राज्य में टीकाकरण भी तीव्र गति से कराया गया है। अब तक 15,71,00,000 टीकाकरण हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार शुरू से ही गंभीर और संवेदनशील है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस का संक्रमण का पता लगने के लिए उन्हें आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाएगी। मांडविया ने कहा कि इन देशों के किसी भी यात्री में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण पाए जाने या जाँच में उनके संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें पृथक रखा जाएगा। मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, सिंगापुर और बैंकॉक, थाईलैंड के यात्रियों पर एयर सुविधा पोर्टल के जरिए नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि महामारी की स्थिति को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और बैंकॉक से आने वाले यात्रियों को अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पहले से अपलोड करनी होगी। भारत आने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीन भी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि हमने इन देशों के यात्रियों के लिए संक्रमित पाए जाने या उन्हें बुखार होने की सूरत में देश में उन्हें अलग थलग करके यानी क्वारंटाइन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बृहस्पतिवार को लापरवाही के प्रति आगाह करते हुए कड़ी निगरानी का आह्वान किया था। उन्होंने निर्देश दिया था कि फिलहाल जारी निगरानी उपायों को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा।
पूरे बिहार में पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के बाद शुक्रवार की शाम राजधानी समेत सूबे की कई हिस्सों में बूंदाबांदी के बाद कनकनी और भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा कि भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात की वजह से वायुमंडल में आर्द्रता काफ़ी बढ़ गई है तथा अगले कुछ दिनों में तापमान में और भी गिरावट आएगी। इसी बीच कोहरे का भी प्रभाव बढ़ेगा। आने वाले सप्ताह में शीतलहर का कहर और भी बढ़ेगा तथा कोहरे से राहत की उम्मीद नहीं है। इन दिनों तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे के प्रभाव से गाड़ियों एवं वायुयान के परिचालन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। राज्य के कई जिलों में तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल भी यहाँ का न्यूनतम तापमान अपने निचले स्तर तक पहुँचने की आशंका है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि आने वाले दिनों में राजधानी समेत राज्यवासियों को भारी शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार को यहाँ का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भागलपुर का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गया का अधिकतम तापमान 27.2 और तथा न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आयकर विभाग ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार कार्ड से अगर पैन कार्ड संख्या नहीं जुड़ता है तो उसे निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से होते हुए शनिवार को 108वें दिन दिल्ली पहुंची। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को लेकर लाल किला पहुंचकर विराम दिया। राहुल के साथ यहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी। राहुल ने लाल किले से संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया वाले हमारे दोस्त हैं लेकिन हमारी बात नहीं दिखाते हैं। जो यहाँ खड़े हैं उनसे नाराज मत होइए, उनकी लगाम कहीं और है। राहुल ने कहा जेब काटी जाती है तो जेब कतरा पहले आपका ध्यान भटकाता है। ठीक वही किया जा रहा है। 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करके यही किया जा रहा है। यह अडानी अंबानी की सरकार है, उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। राहुल ने केंद्र सरकार पर अरबपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के पीएम पर भी लगाम लगी है। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर देश में डर और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है और कहा कि उनकी पार्टी लोग मोहब्बत फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रिसमस के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश त्याग, शांति, प्रेम एवं करुणा का है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के संदेश में हम अपने जीवन में उतारें। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि क्रिसमस का पर्व राज्यवासियों में प्रेम, सद्भाव के साथ साथ सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आएगा। पूर्णिया शहर के लाइन बाजार स्थित फातिमा हॉस्टल में बिहार झारखंड की आयकर टीम के सर्वे में 80 लाख से अधिक नकदी बरामद हुई है। कई भूखंडों के दस्तावेज भी मिले हैं। गौरतलब है कि फातिमा हॉस्पिटल से टैक्स चोरी का मामले सामने आया था जिसके बाद से एक कार्रवाई की गई है। पिछले 2 दिनों से आयकर विभाग की टीम हॉस्पिटल में सर्वे कर रही है। आयकर अधिकारी के हॉस्पिटल की आय का ब्यौरा खंगाल रहे हैं। इस दौरान टीम ने फिलहाल 80 लाख से अधिक कैश बरामद किया है। टीम को नोटों की गिनती के लिए 2 मशीनें मंगानी पड़ी। वहीं इस दौरान कई भूखंडों के दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी टीम जांच कर रही है। आयकर विभाग की टीम ने हॉस्पिटल के सभी स्थानों को बारीकी से खंगाला है। पिछले 2 दिनों से चल रही छापेमारी की हर सूचना आयकर विभाग अधिकारी पटना के वरीय अधिकारियों को दे रहे हैं। वरीय अधिकारी इस संबंध में उन्हें दिशा निर्देश भी मिल रहा है। सर्वे में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि हॉस्पिटल की आय का लेखा जोखा मिला जा रहा है। जांच के दौरान हॉस्पिटल से शहरी क्षेत्र की जमीन के कई दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दंपति का मधुबनी में हॉस्पिटल मेटली टोला के एक आलीशान मकान बन रहा है। इस कारण वे दोनों हॉस्पिटल के ऊपरी मंजिल पर रह रहे हैं। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी की ज्ञानवापी मामले की तरह यहाँ भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वहीं वादी के अधिवक्ता शैलेब दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की न्यायाधीश सेविका वर्मा की अदालत में यह दावा किया था। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली की 13.37 एकड़ जमीन पर अंग्रेजों द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार
की गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया है। उन्होंने वर्ष 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। इससे पूर्व भी आधा दर्जन से अधिक वादी सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम ज्योति सिंह की अदालत ने भी यह मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हो सका है। दरभंगा हवाई अड्डे पर मैगनीज और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी जिले के ढाका थाना क्षेत्र के ढाका का रहने वाला कलामुद्दीन शनिवार को मुंबई जाने के लिए मोतिहारी से दरभंगा आया था। सामान चेकिंग के दौरान उनके पास से एक मैगजीनीज और जिंदा कारतूस जो 9 mm का बरामद किया गया है। तत्काल हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने मोहम्मद कलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद कलामुद्दीन के पास से कई तरह के फर्जी आई कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया गया है, जिसकी सत्यापन की जा रही है। कलामुद्दीन अपने को पत्रकार भी बता रहा है। हवाई अड्डे की पुलिस ने मोहम्मद कलामुद्दीन को सदर थाना के हवाले कर दिया है। इसी के साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।